हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस इम्पोर्टेंट सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज की, जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज पूछे गए हैं हाल फिलहाल में टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट से। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पे और वेब पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस कोर्स में हमारे बैच का 100% रिकॉर्डेड कवरेज भी आपको यहाँ पे मिलता है। वैसे तो देखिए लाइव क्लास आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइव क्लास देख सकते हैं, अगर फिर भी आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं, जैसे कुछ लर्नर्स हमारे बताते हैं कि रिकॉर्डिंग को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि वो उसको स्पीड बढ़ा के या अपने टाइम पे देख सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डेड भी प्रेफर करते हैं, तो इसमें आपको रिकॉर्डेड कवरेज भी मिलती है। डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं हर लेक्चर के एंड में, हम आपके डाउट्स भी क्लियर करते हैं, पूछते हैं। फिर पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस बार एमएस स्टडी गुरु पे जो कोर्स हैं दोनों ही मीडियम्स में चल रहे हैं, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम्स में ये कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है, आपको डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करवाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट वाइज क्विज भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। डाउट सॉल्विंग आपको प्रोवाइड की जाती है, और ये काफी अच्छी फैसिलिटी है जो हम लोग देते हैं। इसके लिए अलग से आपको कोई फी चार्ज नहीं की जाती है, ये हमारे कोर्स के साथ ही आपके लिए अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्विंग आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें मतलब आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज सकते हैं। सबसे इजी प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप पर डाउट पूछना। जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसकी फोटो लीजिए, जो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं उसकी फोटो लीजिए, और जस्ट व्हाट्सएप पे आप हमें इसको सेंड कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको यहाँ पे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ अगर आप हमारे कॉम्बो कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 1 आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और साथ में पेपर 2 भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉम्बो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए हम सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड के करेंगे। So question is identify the correct ascending order of the elements of इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल के तत्वों का सही आरोही क्रम पहचानिए। सिंटेक्स, सपोर्ट सिस्टम, फोकस, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, संरचना, समर्थन प्रणाली, केंद्र बिंदु, प्रतिक्रिया के सिद्धांत और सामाजिक प्रणाली। तो देखिए सही इसमें ऑर्डर क्या होगा उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल यानी पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल क्या चीज है ये। देखिए ये मॉडल दिया था रिचर्ड सचमैन ने। रिचर्ड सचमैन ने ये मॉडल दिया था, और ये एक एजुकेशनल अप्रोच है जो स्टूडेंट्स को सिर्फ चीजों को रटने पे नहीं बल्कि उनको समझने, साइंटिफिकली उनको समझने में, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, यानी कि आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान के कौशल को विकास करने के लिए ये अप्रोच काम में ली जाती है, टीचिंग मॉडल काम में लिया जाता है। और उनको कुछ इस तरह की चीजें दी जाती है जैसे पजल लाइक प्रॉब्लम, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड हो। और इस मॉडल में हमारे पास एक 5 फेज प्रोसेस रहता है। कौन से हैं वो? सबसे पहला आता है फोकस। द फर्स्ट एलिमेंट इन द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज फोकस विच डिफाइंस द मेन एरिया और सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, कि एक्चुअल में हमें फोकस क्या करना है, किस चीज पर फोकस करना है, और मेन एरिया क्या है जिसके बारे में हम इंक्वायरी या पूछताछ जो भी करना चाहते हैं, जिस चीज के ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं। दूसरा आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स ये सेकंड एलिमेंट है। इसके अंदर एक जो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं उनको आउटलाइन किया जाता है कि किन चरणों से गुजर के हमें अपना ये काम पूरा करना होगा। तीसरा सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। इसमें हम स्टूडेंट के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, टीचर के रोल को और क्लासरूम के एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है। चौथा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के सिद्धांत। इसमें हम ये देखते हैं कि टीचर का रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के एक्शन और उनकी इंक्वायरीज से रिलेटेड। और लास्ट आता है सपोर्ट सिस्टम, समर्थन प्रणाली,
इसमें हम रिसोर्सेस और जो मटेरियल रिक्वायर्ड है इंक्वायरी प्रोसेस के लिए उन सभी को रखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा CAEDB। सी यानी फोकस, देन सिंटेक्स, देन सोशल सिस्टम, फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन और लास्ट में हमारा सपोर्ट सिस्टम। हिंदी में भी देख लें, सबसे पहले आता है केंद्र बिंदु, उसके बाद संरचना, फिर आता है सामाजिक प्रणाली, फिर प्रतिक्रिया के सिद्धांत और लास्ट में समर्थन प्रणाली। फिर नेक्स्ट है द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कंसेप्ट्स नॉट विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड इज नोन एज। यह विचार कि चिंतन व्यक्ति के मन के भीतर न होकर सामाजिक एवं भौतिक संदर्भों में स्थित होता है, किस नाम से जाना जाता है? स्कीमास, कॉग्निटिव बायस, सिचुएटेड कॉग्निशन या कंफर्मेशन बायस। स्कीमा संज्ञानात्मक पक्षपात, स्थित संज्ञान या पुष्टिकरण पक्षपात। तो इसका सही आंसर होगा सिचुएटेड कॉग्निशन। अब ये सिचुएटेड कॉग्निशन क्या है, स्थित संज्ञान क्या है, इसके बारे में एक लाइन की डेफिनेशन है, देखिए। The theory posits that thinking and learning are deeply rooted in the social and physical context in which they occur। कहने का मतलब कि जो लर्निंग होती है, जो थिंकिंग होती है, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। सोशल और फिजिकल कंटेक्स्ट होता है इसका, सामाजिक और भौतिक संदर्भ होता है। ठीक है, केवल इंडिविजुअल अपने दिमाग के साथ जो सोचता है, जो सीखता है, वही नहीं, जो उसके आसपास चारों तरफ एनवायरनमेंट है वो उसके सीखने को और उसकी थिंकिंग को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट्स द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी एंड बियॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक यथार्थ तथा उससे आगे के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के प्रयोग का समर्थन करता है? मतलब कि जो नेचुरल साइंस की एप्लीकेशंस हैं, जो मेथड्स हैं, उन्हें सोशल साइंस में ही एज इट इज अप्लाई कर देना चाहिए, ऐसा विचार किसका है? इंटरप्रेटिविज्म यानी व्याख्यात्मकवाद, पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद, पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद या कंस्ट्रक्शनिज्म निर्माणवाद। तो ये विचार जो है ये पॉजिटिविज्म से है कि हमें नेचुरल साइंस के मेथड्स को एज इट इज सोशल साइंस के लिए यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, सिचुएटेड कॉग्निशन इज, स्थित संज्ञान क्या है वो हमें बताना है। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो थिंकिंग है उसका सोशल और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, नॉट विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड, मतलब एक व्यक्ति अपने मन के भीतर न होकर सामाजिक और भौतिक संदर्भों में स्थित होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेटजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहयोगात्मक अधिगम की रणनीतियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए कौन सी है, रैली कोच, टॉकिंग चिप्स, स्केड्यूल यानी समय सारणी, राउंड टेबल, थिंक पेयर शेयर। तो इनमें से देखिए बस स्केड्यूल नहीं है, बाकी सभी जो है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज की कैटेगरी में आते हैं। एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं आखिर ये क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले बात आती है रैली कोच। इसमें क्या होता है, दो लोग पेयर बनाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो सबसे पहले एक व्यक्ति गाइड करेगा, कोच करेगा और दूसरा व्यक्ति उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो दोनों अपनी पोजीशन स्विच कर देते हैं, यानी कि अब दूसरा वाला व्यक्ति उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा और पहला वाला व्यक्ति उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइड करेगा कि उसको ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टॉकिंग चिप्स। अब टॉकिंग चिप्स में क्या है, देखिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो कुछ लोग उस ग्रुप डिस्कशन को डोमिनेट करने लगते हैं, क्योंकि एक मतलब हम नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ हो। अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छी डिबेट रहे, एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन रहे बच्चों के बीच में, तो हम चाहेंगे कि सबका पार्टिसिपेशन बराबर हो। तो इस चीज को करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने ग्रुप में 5 लोग बैठाए, अब पांचों को 3-3 हमने चिप्स दे दिए। अब ये चिप्स खाने वाली चिप्स नहीं है, छोटे छोटे टोकन आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे इनको टोकन दे दिए, ठीक है, 3-3 टोकन।
तो अब जो डिस्कशन होगा तो हर व्यक्ति क्या करेगा, जब कुछ बोलेगा तो एक चिप सेंटर में रख देगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति, जैसे हर व्यक्ति के पास 3 चिप्स हैं, तो जब तक उसके पास चिप्स हैं तभी तक वो बोल सकता है। एक बार बोलने का मतलब है कि वो उसको एक चिप सेंटर में रखना होगा। अब एक रखा, दो रखा, तीन रखा, जब उसकी तीनों चिप्स खत्म हो गई तो फिर वो ग्रुप डिस्कशन में तब तक नहीं बोल पाएगा जब तक कि सब लोगों की चिप्स खत्म ना हो जाए और वो जो चिप्स है रीशफल ना हो जाए फिर से 3 दिन के ग्रुप में सभी के पास। तो इस तरीके से एक बराबर पार्टिसिपेशन के साथ यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन चलता रहता है। दिस इज टॉकिंग चिप्स। फिर आता है राउंड टेबल। अगेन राउंड टेबल भी एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या होगा कि एक राउंड टेबल पे सभी लोग बैठेंगे और टर्न बाय टर्न उस ग्रुप डिस्कशन में सब लोग अपने अपने व्यूज देते हैं। देन कम्स थिंक पेयर शेयर। तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उसके बारे में इंडिविजुअली सब लोगों को सोचना होगा। फिर दो दो का पेयर बना देते हैं, पेयर 2 ही लोगों का होता है तो दो दो लोगों का पेयर बना देंगे और फिर स्टूडेंट्स उस पेयर में उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जो इंडिविजुअली सभी ने सोचा है उस प्रॉब्लम के बारे में उसको डिस्कस करेंगे पेयर में, और फिर लास्ट में उसको पूरी क्लास के साथ शेयर करना होगा कि हम दोनों ने मिलके इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकाला है और हमारे विचार में ये सॉल्यूशन होना चाहिए। वो सभी पूरी क्लास के साथ शेयर होगा। तो बस स्केड्यूल नहीं है, उसके अलावा जो भी है सभी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी का पार्ट हो जाते हैं। ABD&E ओनली। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्लूसिव क्लासरूम फॉलोज द UDL। द फुल फॉर्म ऑफ UDL इज। तो UDL का फुल फॉर्म क्या होगा? UDL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प। तो देखिए हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी फुल फॉर्म वाली चीज हो आप कोशिश कीजिए उसको इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश में फुल फॉर्म से याद रखना काफी इजी हो जाता है। UDL का फुल फॉर्म यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, ये आप याद रखिए, अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। Next is, which of the following software or app would a teacher use to create formative assessment that provides immediate feedback to students during a live quiz session? निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर या एप्स का उपयोग शिक्षक लाइव क्विज सत्र के दौरान विद्यार्थियों को त्वरित प्रतिपुष्टि प्रदान करने वाले निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए करेंगे? तो इनमें से किस किस का प्रयोग किया जा सकता है लाइव क्विज के लिए? ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? इनमें से 2 सॉफ्टवेयर हैं, कहूट और क्विजिज। कहूट और क्विजिज, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। और देखो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। इन कहूट तो बहुत ही ज्यादा है, देखो कहूट से तो हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहूट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंड मिस्टर माइंड मैपिंग के लिए काम आता है, और मीरो जो है वो एक तरह का ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड टूल है कि जहाँ पे टीचर्स इसको यूज कर सकते हैं कुछ लिखकर, अगर बच्चों को कुछ सिखाना है कुछ दिखाना है तो मीरो का यूज किया जा सकता है। तो लाइव क्विज के लिए कहूट और क्विजेज है, B&D ओनली। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मास्लोज हिरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स। मास्लो की आवश्यकताओं की श्रेणीबद्ध संरचना के अनुसार निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए। तो ये 5 जो है, एस्टीम नीड, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्थेटिक, फिजियोलॉजिकल, तो ये सभी नीड्स है। और मास्लो ने एक हिरार्की बताई है कि किस हिरार्की में हमें ये चाहिए होते हैं। तो देखिए ये थ्योरी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड्स होंगी, यानी शारीरिक जरूरतें होंगी। किस तरह की शारीरिक जरूरतें? जैसे कि एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सभी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं कि शारीरिक नीड्स हैं, मतलब जिंदा रहने के लिए ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जब नीड्स पूरी होती है तो अगली नीड होती है एक व्यक्ति की सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की जरूरतें, कि जैसे पर्सनल सिक्योरिटी, ठीक है, कि भाई कोई आप कहीं पर हैं, आपको कोई दूसरा व्यक्ति आके नुकसान ना पहुंचा सके। फिर एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, हेल्थ, प्रॉपर्टी, तो ये सभी आपकी, जैसे एम्प्लॉयमेंट आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी को डिनोट करता है, और हेल्थ जो है आपकी फिजिकल वेलबींग की बात हो जाती है कि भाई हेल्दी रहें, आप सेफ रहें, कोई बीमारियां ना हो, ठीक है। तो ये सभी सेफ्टी नीड्स में आ जाती है। नेक्स्ट आता है लव एंड बिलोंगिंग, प्यार और अपनेपन की बात, कि एक व्यक्ति चाहता है उसके दोस्त भी हो, इंटीमेसी हो, फैमिली हो। फिर आता है लास्ट, उसके बाद एस्टीम, कि जो सम्मान उसको मिले, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन,
ये सभी चीजें उसके पास होनी चाहिए। फिर लास्ट में रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध, कि वो व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जो मैक्सिमम करना चाहता है वो कर सके। ठीक है, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। तो इसका सही ऑर्डर हो जाएगा EBDAC। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक जरूरतें, फिर सेफ्टी यानी सुरक्षा की जरूरतें कि एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, फिर आता है एस्थेटिक, सौंदर्यात्मक। अब यहाँ पे आप देखें एस्थेटिक वर्ड जो है वो थोड़ा अलग है, मतलब वो हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो जो लव एंड बिलोंगिंग है उसी को यहाँ पे एस्थेटिक के नाम से दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट एस्टीम नीड्स, आत्मसम्मान की आवश्यकता है, और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध होना, आत्म साक्षात्कार होना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है। तो कौन से कथन है जो अधिगम के लिए सही नहीं है? देखिए, लर्निंग इज अ टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, यानी आप जो लर्निंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी चेंज होता है, अधिगम व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन है। तो ये चीज सही नहीं है। सही क्या होता है? सही होता है जो स्टेटमेंट बी है, लर्निंग इज एंड्यूरिंग एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अधिगम व्यवहार में एक स्थायी और दीर्घकालिक परिवर्तन है। दूसरा, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आजीवन आप सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ चीजें, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। देन लर्निंग हैपन्स ओनली अंटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स, अधिगम केवल 18 वर्ष की आयु तक ही होता है। क्या ऐसा है कि भाई 18 वर्ष तक ही आप कुछ किसी चीज को सीख सकते हैं, उसके बाद नहीं सीख सकते? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो स्टेटमेंट सी हमने पढ़ा है कि लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस है, लर्निंग चलता रहता है, किसी ना किसी चीज को हम सीखते रहते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट डी, ये वाला स्टेटमेंट भी जो है गलत है। देन नेक्स्ट, लर्निंग नीड्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, अधिगम के लिए अनुभवों का पुनर्निर्माण आवश्यक है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आवश्यक ही है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लर्निंग। कई बार ऐसा हो सकता है कि रिकंस्ट्रक्शन भी जरूरी हो, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। सो ए डी एंड ई होगा यहाँ पे, कि ये तीन सही नहीं है, ए डी एंड ई, ये वाला होना चाहिए यहाँ पे, ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए लर्निंग नीड्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हमारी लर्निंग। नेक्स्ट, यहाँ पे लिस्ट वाला क्वेश्चन है, आपको लिस्ट को मैच करना है। इवेल्युएशन, नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन, ये सभी कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं, जैसा कि क्लासिफिकेशन है ब्लूम का। और कुछ सजेस्टेड वर्ड दे रखे हैं, डिफाइन, अप्रेजल, डिस्टिंग्विश, डिमॉन्स्ट्रेट। तो हमें इन सभी का मतलब पता होना चाहिए कि इवेल्युएशन करने का मतलब क्या है, नॉलेज का मतलब क्या है, उस अकॉर्डिंग हम इसे मैच कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आगे स्लाइड ऐड करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। यहाँ पे तो सिर्फ इसका आंसर ही गिवन है। देखिए, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, यानी किसी चीज को अप्रेज करना, मूल्यांकन करना। हिंदी में तो सीधा सीधा अप्रेज का मतलब लिखा हुआ, मूल्यांकन करना। फिर उसके बाद नॉलेज, नॉलेज को आप किससे ज्वाइन कर सकते हो? नॉलेज को आप ज्वाइन कर सकते हो डिफाइन से। नॉलेज को किससे कर सकते हो? डिफाइन से, कि ज्ञान में आप किसी चीज को परिभाषित करते हैं। किसी चीज को परिभाषित कब कर पाएंगे? जब उस चीज की नॉलेज हो आपके पास। फिर आता है एनालिसिस, एनालिसिस यानी चीजों को अलग अलग कर पाना, डिस्टिंग्विश कर पाना। विश्लेषण का मतलब क्या है? चीजों को अलग अलग कर पाना। और लास्ट टर्म दी हुई है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना, करके दिखाना किसी चीज को, ठीक है। अनुप्रयोग यानी किसी चीज को करके दिखाना, प्रदर्शन करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टाइप
would require to carry out an activity or produce a product in order to demonstrate learning. अधिगम को प्रदर्शित करने के लिए किस गतिविधि को करने या कोई उत्पाद तैयार करने की आवश्यकता किस प्रकार के मूल्यांकन में होती है। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी चीज को करके दिखाना या किसी चीज को प्रोड्यूस करना किस तरह के असेसमेंट में जरूरी है, तो ये हो जाएगा हमारे परफॉर्मेंस असेसमेंट, प्रदर्शनात्मक मूल्यांकन। ये एक ऐसा असेसमेंट है जिसमें एक चीज को करके दिखाना जरूरी है। वुड रिक्वायर टू कैरी आउट एन एक्टिविटी, ठीक है, किसी चीज को करके दिखाना, किसी गतिविधि को करके दिखाना जरूरी रहेगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट, प्रदर्शनात्मक मूल्यांकन। फिर इन द लाइट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन अरेंज द फॉलोइंग क्लासरूम क्वेश्चंस इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। संज्ञानात्मक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कक्षा प्रश्नों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, रिमेम्बरिंग। समझना, मूल्यांकन, विश्लेषण, अनुप्रयोग और स्मरण। तो देखिए अगेन यहाँ पे ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है और कौन सी वाली, जो नई वाली है जो क्रैथवॉल ने दी थी 2001 में, जहाँ पे उन्होंने नाउन को वर्ब में चेंज किया था, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑर्डर हो जाएगा EADCB, यानी रिमेम्बरिंग फर्स्ट, रिमेम्बरिंग किसी चीज को याद रखना, स्मरण रखना। दूसरा, उस चीज को अंडरस्टैंड करना, उस चीज को समझना। फिर तीसरा, उस चीज को एनालाइज करना, एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद उस चीज को अप्लाई करना। नेक्स्ट इज अप्लाइंग, वन सेकेंड, नहीं एनालाइजिंग नेक्स्ट नहीं, थर्ड इज अप्लाइंग, तीसरा अप्लाइंग हो जाएगा और उसके बाद आएगा एनालाइजिंग, उसके बाद एनालाइजिंग और फिर लास्ट में इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग के बाद भी एक स्टेज होती है। तो ये कौन सी स्टेजेस है, थ्योरी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हम पूरा ये टॉपिक पढ़ के समझते हैं। देखिए, तो शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या है, ये ब्लूम ने दिए थे और गैगने एंड ब्रिग्स ने दिए थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ब्लूम की थ्योरी से पूछा गया है। ब्लूम ने जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसमें यहाँ पे इसने डिवीजन किया है कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। इसको कैप भी हम बोलते हैं। सी से मतलब कॉग्निटिव, ए से अफेक्टिव और पी से साइकोमोटर डोमेन, कैप डिवीजन। कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव यानी भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और साइकोमोटर डोमेन यानी मनोसंचालित या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो जहां पे किसी चीज को सोचने से संबंधित बात की जा रही हो, ब्रेन से, इंटेलेक्ट से संबंधित बात की जा रही हो, वहां पे हम कॉग्निटिव डोमेन या ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में रखते हैं उसको। फिर दूसरा यहाँ पे है अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक। तो जहां पे हमारे भाव की बात हो रही हो, इमोशंस की बात हो रही हो, हार्ट की बात हो रही है, वो अफेक्टिव डोमेन के अंडर आता है। और जहां पे किसी चीज को करके दिखाने से रिलेटेड बात हो, टेक्निकल स्किल की बात हो, हैंड की बात हो, वो हमारा साइकोमोटर डोमेन हो जाता है, यानी क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। अब सबसे पहले बात करें कॉग्निटिव डोमेन की। सबसे पहले बात करें कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में ब्लूम ने ये थ्योरी दी थी, देखिए 1956 में। इसको हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इसमें 6 स्टेजेस हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब ये 6 की 6 आपको स्टेज में याद होनी चाहिए और इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में कैसे याद रखें? इंग्लिश में याद रखो आप इसको केसी आसे से, केसी आसे, ठीक है, केसी आसे। तो केसी आसे से याद रखना है। केसी आसे से मतलब क्या होगा? के से हो गया हमारा नॉलेज, सी से कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और लास्ट में हो जाएगा हमारा इवेल्युएशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एनालिसिस और सिंथेसिस ये दो चीजें हमेशा साथ में आती है, ठीक है। तो इसीलिए जो पहला वाला ए है वो एप्लीकेशन हो जाएगा, उसके बाद एनालिसिस और सिंथेसिस आएंगे।
फिर इसी चीज को एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने 2001 में थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। मॉडिफिकेशन में क्या किया कि ब्लूम ने ये सभी नाउन की फॉर्म में दिए थे और एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने इसे वर्ब की फॉर्म में दिया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ब्लूम ने दिया था नॉलेज होना, तो एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने उसे कर दिया रिमेम्बरिंग, कि भाई चीजों को याद रखना, नॉलेज को याद रखना इज रिमेम्बरिंग। देन कॉम्प्रिहेंशन को कर दिया अंडरस्टैंडिंग, कि समझना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब बोध होना। ठीक है, और एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने उसे कर दिया अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझना। तो यानी कि नाउन को वर्ब में चेंज किया गया है। तो एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने कौन कौन से दिए, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग। अब लास्ट के दो में थोड़ा सा डिफरेंस है, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। हिंदी में याद रखना, समझना, उपयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और निर्माण करना। ठीक है, अब इसे याद कैसे करें, देखो इंग्लिश में तो हम इसे रुआ एक से याद रख सकते हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और लास्ट में आ जाता है क्रिएटिंग। ठीक है, रुआ एक से हम याद रख सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे कैसे याद रखेंगे, हिंदी वाले याद रखेंगे या संयोग विमुनि से, या संयोग विमुनि से। या से क्या होगा, या से हो जाएगा याद रखना, स से समझना, योग से उपयोग। ठीक है, योग से हमें याद रखना है उपयोग। फिर विमुनि यानी विश्लेषण, मूल्यांकन और निर्माण। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इस चीज को याद रख सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्डर याद रखना, क्योंकि ऑर्डर से ही क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी हम देखें ऑर्डर से ही पूछा गया था, जैसे कि हमने देखा कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग, ये ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। फिर दूसरा आता है अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। इसमें पांच छह ये सब लेवल्स हैं। किसी किसी बुक में 5 दिए हुए हैं, किसी में 6 भी दिए हुए हैं, तो हम 6 को याद रख लेते हैं, 5 तो अपने आप हो ही जाएंगे। तो इसमें सब लेवल्स क्या है, रिसीविंग, यानी कि अगर जैसे अफेक्टिव डोमेन में भावात्मक ज्ञान क्षेत्र की बात करें, तो अगर आप किसी को सुनते हैं तो सबसे पहले आप डेटा को, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, रिसीविंग आ जाता है, आग्रहण करना, सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुनना। फिर दूसरा है कि रेस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया करना, सामने वाले ने कुछ बोला है तो आप उसका जवाब देंगे। तीसरा आता है वैल्यूइंग, आप उसको आकलन करोगे, जो भी आपकी बात हुई है वैल्यू करोगे, आकलन करोगे उसका। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, संयोजित करना, कि हाँ ठीक है ये सभी चीजें मैंने सीखी है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग। और फिर फिफ्थ है कैरेक्टराइजेशन, निरूपण करना, आपने जो कुछ भी सीखा है उसे आप अपने व्यवहार में लाने लगते हो। और सिक्स्थ है अफेक्टिव फ्लैटनिंग, भावात्मक समतलीकरण, यानी इमोशनली स्ट्रांग होना, काम हो जाना थोड़ा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा भर भर के बाहर है। ठीक है, इमोशनली काम हो जाना, ये होता है इमोशनल मैच्योरिटी आना। ठीक है, अब इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है। इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे, इंग्लिश में याद रखो आर स्क्वायर वोका से, आर स्क्वायर वोका। आर स्क्वायर मतलब रिसीविंग और रेस्पॉन्डिंग, तो पहले आप रिसीव करोगे, सुनोगे सामने वाले की बात को, उसके बाद रेस्पॉन्ड करोगे। तो पहले रिसीविंग, फिर रेस्पॉन्डिंग, फिर उसके बाद आता है वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन और लास्ट में अफेक्टिव फ्लैटनिंग। हिंदी में याद रखने के लिए आग प्रति आसन निभा, आग प्रति आसन निभा, आग्रहण, प्रतिक्रिया, आसन, आकलन, संयोजित करना और निरूपण करना, और लास्ट वाला निभा यानी भावात्मक समतलीकरण। ठीक है, भावात्मक समतलीकरण, ये भा से क्या याद रखना है, भावात्मक समतलीकरण। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र में हम बात करते हैं कि किसी काम को करके दिखाने की, टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं, जिसमें हमारा हैंड काम में आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चीजें हैं। IM पेन से हम इसे याद रखेंगे। IM पेन मतलब इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। हिंदी वाले प्रका परिस्पष्ट प्रकृति से याद रखेंगे।
प्रतिरूपता, कार्य साधन या हस्त कौशल भी इसे कह सकते हैं। फिर परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, और लास्ट में आता है प्रकृतिकरण। मतलब अगर मान लीजिए आप कार चलाना एक टेक्निकल स्किल है, कार चलाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इमिटेट करेंगे। मतलब कोई व्यक्ति कार चला रहा है उसको आप देख के समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैनिपुलेशन है ना, कार्य साधन, आप खुद कार चला के कोशिश करेंगे। जब खुद चलाएंगे, एक्सपेरिमेंट विद मशीनरी, इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट विद मशीनरी, यानी आप खुद कार चला के देखेंगे। ठीक है। फिर जब बार बार कार चलाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा प्रिसीजन, परिशुद्धता आना। फिर जब आप कई बार कार चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आर्टिकुलेशन यानी स्पष्ट अभिव्यक्ति, जो आप कर रहे हो काम, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एफिशिएंसी है वो आ जाएगी। मतलब आप अब उस कार को अकेले भी लेके जा सकते हो, वो एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। और जब कई साल हो जाएंगे कार चलाते हुए, तो फिर वो आपके लिए एकदम नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा, प्रकृतिकरण। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं गियर लगाया है, मैंने क्लच दबा के गियर लगाया, ठीक है, फिर एक्सेलरेटर दिया, ये सब नेचुरली होने लग जाएगा बिना दिमाग लगाए। बस गाड़ी में बैठोगे और नेचुरली आपका हाथ उस तरीके से काम करने लगेगा। दिस इज नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण होना, राइट। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इसी से पूछा गया है, इसी थ्योरी से। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स कैप क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। तो कैप क्लासिफिकेशन क्या बताया था मैंने, कैप मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, दिस इज कैप। ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइकोमोटर डोमेन का एग्जांपल बताना है। साइकोमोटर डोमेन के लिए मैंने आपको बताया था किस तरीके से याद रखना है, आई एम पेन से याद रखना है, आई एम पेन। तो वहां पे एम का मतलब क्या था, एम का मतलब था मैनिपुलेशन यानी संचालन। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनिपुलेशन। किसका एग्जांपल है, साइकोमोटर डोमेन का। संचालन किसका है, साइकोमोटर डोमेन का एग्जांपल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटेजी दैट सपोर्ट मोटिवेशन। कौन सी रणनीति प्रेरणा को समर्थन करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें, कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करना, एट्रीब्यूशंस टू इंटेलेक्ट रादर देन एफर्ट्स, प्रयास के बजाय बुद्धि को कारण मानना, वर्क दैट इज टू मच डिफिकल्ट, अत्यधिक कठिन कार्य देना। ठीक है। या फिर लास्ट, एम्फेसिस ऑन फिनिशिंग नॉट लर्निंग, अधिगम के बजाय केवल कार्य पूर्ण करने पर बल दिया जाए। तो देखिए ये सभी जो चीजें बताई गई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कहीं से कोई मोटिवेशन से रिलेवेंट नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कनेक्शंस अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करना। क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है देखो वो कहीं से भी मोटिवेशन से रिलेट ही नहीं कर रहे। मतलब अगर आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेशन से बनाना चाहोगे तो बड़ी इजीली बन जाएगा कि पहला तो कनेक्टेड है मोटिवेशन से, कि अलग अलग जो करिकुलम में चीजें हैं उन सब में संबंध रहेगा, तो बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये काम मैं फटाफट से पूरा करूं, क्योंकि ये काम मैंने किया तो दूसरे काम करने में भी मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा जो है ऑप्शन, एट्रीब्यूशंस टू इंटेलेक्ट रादर देन एफर्ट्स, तो मतलब बुद्धि को कारण मानना, प्रयास को नहीं, ये नहीं हो सकता कि मतलब दिमाग है तो पास हो जाओगे, पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, ऐसा तो हम नहीं मान सकते। फिर उसके बाद है कि बहुत ज्यादा काम देना है, ये भी सही नहीं हो सकता। और लास्ट है कि काम को निपटाने पे फोकस करना है, ये नहीं कि कुछ सीखने को मिले, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इससे भी कोई मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलेसेंट लर्नर्स। किशोरावस्था के विद्यार्थियों की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो कौन कौन सी है देखिए, ऑप्शंस पढ़ते हैं। इंक्रीज्ड इमोशनल सेंसिटिविटी, भावनात्मक संवेदनशीलता में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। जो अडोलेसेंट लर्नर्स हैं वो इमोशनली काफी सेंसिटिव होते हैं। फिर हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ होता है इनमें, ठीक है, वो तो बहुत लंबे टाइम के बाद आता है, इवन ऐसा भी नहीं है कि अडल्ट होने पे तुरंत आ जाता है। ठीक है, अडल्ट होने के बाद भी काफी लंबा टाइम लगेगा, तब जाके आपको सेल्फ डिसिप्लिन के रिक्वायर्ड लेवल पर आप पहुंच पाओगे, आत्म अनुशासन के उच्च स्तर पर आप कब पहुंच पाओगे, जब काफी टाइम हो जाएगा आपको, एक ही मतलब 18 में नहीं, आप मान लीजिए कि लगभग 30 साल के होंगे, तब वो सेल्फ डिसिप्लिन आप खुद में देख पाओगे। जैसे हमारे पिताजी लोग,
ठीक है, बिना अलार्म के टाइम से 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, और हम अलार्म लगा लगा के भी 6 बजे नहीं उठ पा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोगों में उस लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है अभी। देन स्ट्रॉन्ग नीड्स फॉर सोशल बिलोंगिंग, सामाजिक अपनत्व की प्रबल आवश्यकता। तो बिल्कुल यहाँ पे काफी प्रबल आवश्यकता होती है सोशल बिलोंगिंग की, दोस्त तो हमें चाहिए ही इस उम्र में। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन हेतु संज्ञानात्मक विकास, ये वाली बात भी सही है। और लास्ट इमोशनल वैलिडिटी, भावनात्मक वैधता। इमोशनल वैलिडिटी का मतलब कि भाई कोई चीज मुझे लग रहा है कि भाई सही है, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या मैं सही हूँ? ठीक है, तो ये हो जाते हैं इमोशनल वैलिडिटी, कि आपको किसी और से भी इमोशनल वैलिडिटी चाहिए अपने काम के लिए, भावनात्मक वैधता चाहिए। आप पूछ ही इसलिए रहे हो क्योंकि वो भी आपसे जिससे कि एग्री कर जाए, और अगर उसने वो एग्री नहीं किया तो आप उसको कोशिश करोगे ये समझाने की, अरे नहीं भाई मैंने सही किया। ये दिस इज इमोशनल वैलिडिटी। सो बी को छोड़ के बाकी सभी चीजें यहाँ पर सही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स नॉट रिलेटेड टू द एक्टिविटी इटसेल्फ, यह गतिविधि से सीधे संबंधित न होने वाले कारक पर आधारित होती है। तो देखो पहला ही हमारा जो है ऑप्शन ये सही है। अब क्यों सही है? देखो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब कोई ऐसा मोटिवेशन जो हमें बाहर की चीजों से मिल रहा हो, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन में यही बताया जा रहा है कि जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड ना हो, उसके अलावा कोई कारक हो, तो वो सभी कौन से हो गए? एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हो गए। तो इसीलिए वो क्या हो जाएंगे? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होंगे, बाह्य प्रेरणा है जो आपको मिल रही है। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम करेंगे यहां से। तो सबसे पहले प्लेजरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइंस ऑन प्लेजरिज्म, up to what percentage of similarity of text does not invite penalty? यूजीसी के प्लेजरिज्म संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ की समानता सिमिलैरिटी का कितना प्रतिशत दंड को आमंत्रित नहीं करता है? कितना प्रतिशत नहीं करता है? 10%। तो अगर आपने जो रिसर्च करी है, आपकी जो थीसिस लिखी हुई है उसमें 10% का प्लेजरिज्म है, तो यानी कि वहां पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 10% का प्लेजरिज्म हो सकता है, दिस इज वेरी नेचुरल। ठीक है, 10% का प्लेजरिज्म हो सकता है। अब यहाँ पे प्लेजरिज्म के अलग अलग लेवल्स हैं, उनकी पेनल्टीज की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी है, साथ में हिंदी में भी है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अपने नोट्स में उस चीज को शामिल कर सकते हैं। तो देखो, अगर प्लेजरिज्म 0 से लेके 10% तक आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे उसको लेवल 0 का प्लेजरिज्म हम कंसिडर करते हैं। और इसका मतलब कि माइनर सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स या पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो आप भी वही यूज कर रहे हो, बाकी लोग भी वही यूज कर रहे हैं, तो वो प्लेजरिज्म में डिटेक्ट हो सकते हैं। तो अगर 10% तक की सिमिलैरिटी है तो इसमें कोई भी किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर 10 से लेके अगर 40% तक की सिमिलैरिटी है तो स्टूडेंट को कहा जाएगा कि जो आपने चीज सबमिट करी है उसको वापस ले और इसको फिर से सबमिट करो लगभग 6 महीने के टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, जो कि 6 महीना 8 महीना जो भी है, आपका गाइड आपको बताएगा कि इस स्पेसिफिक टाइम में दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करो। फिर दूसरी चीज, अगर हमें पता चलता है कि जो फैकल्टी मेंबर है वो भी साथ में इसमें इन्वॉल्व है, कि भाई ये जो 10 से 40% तक की सिमिलैरिटी हमें मिली है उसके अंदर फैकल्टी भी शामिल है, कि उसने भी कहा था कि हाँ भाई ऐसा कर लो, अगर कुछ इस तरह की चीज पता चलती है तो फैकल्टी को प्रमोशन जो है, एक बार 1 साल का जो प्रमोशन है वो नहीं दिया जाएगा, और साथ में कुछ एकेडमिक बेनिफिट्स भी विड्रॉ किए जा सकते हैं। फिर लेवल 2 के प्लेजरिज्म में 40 to 60% सिमिलैरिटी पाई जा सकती है। तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट को कहा जाएगा कि भाई अपनी मैन्युस्क्रिप्ट फिर से ले और इसको 1 साल के लिए फैकल्टी के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, कि जो 1 साल के लिए एनुअल इंक्रीमेंट है फैकल्टी को जो दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा, और बाकी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करने से भी इस फैकल्टी को मना किया जा सकता है। और लेवल 3 के प्लेजरिज्म में
मतलब अगर 60% से ज्यादा सिमिलैरिटी हमें मिलती है तो स्टूडेंट का जो पीएचडी एडमिशन है, पीएचडी रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल किया जा सकता है। फैकल्टी मेंबर को 2 साल का एनुअल इंक्रीमेंट जो है उसको रोका जा सकता है। और जो फैकल्टी है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उसको काफी लंबे समय के लिए स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करने के लिए रोका जा सकता है। तो ये इंग्लिश वाले बच्चे और जो हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ लार्जर आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड। किसी बड़े पहचाने गए समूह से अल्प संख्या में तत्वों का चयन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्वेश्चनायर, स्केलिंग, सैंपलिंग या प्राइमरी? प्रश्नावली, मापन, नमूना चयन या प्राथमिक? तो इसको कहा जाता है सैंपलिंग, नमूना चयन करना। सैंपलिंग में क्या करते हैं हम? यही करते हैं कि कोई बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से हम एक छोटा सा सैंपल ड्रॉ करते हैं, एक नमूना उसमें से निकाल लेते हैं और उसके ऊपर वो रिसर्च करी जाती है। सो दिस इज सैंपलिंग, सेलेक्ट द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ लार्जर, ठीक है, बड़े समूह से छोटा सा समूह का चयन करना, दिस इज नमूना चयन। Next, identify the stages which may form part of a research proposal outline. अनुसंधान प्रस्ताव की रूपरेखा का भाग बनने वाले चरणों की पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो रिसर्च प्रपोजल की एक स्टेज का पार्ट रहती है? रिसर्च प्रपोजल का जो आउटलाइन है उसकी अलग अलग स्टेजेस में। तो यहाँ पे पहला दिया गया है डेटा फैब्रिकेशन। डेटा फैब्रिकेशन तो एक तरीके से का क्राइम होता है। इसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से डेटा बना रहे हो जिससे कि आप अपने रिजल्ट को सपोर्ट कर पाओ। सो डेटा फैब्रिकेशन तो कोई रिसर्च प्रपोजल का पार्ट हो नहीं सकता। उसके अलावा जो चार है, मेथोडोलॉजी, ये भी पार्ट है। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर और अर्लियर स्टडीज, बेसिकली लिटरेचर रिव्यू, साहित्यिक जो अध्ययन किया जाता है आपका वो। फिर स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये भी पार्ट है। और स्टेटिंग प्रॉब्लम, की समस्या का कथन करना कि आप किस चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये जो चारों है डेटा फैब्रिकेशन को छोड़ने के बाद जो चारों ऑप्शन है ये सभी रिसर्च प्रपोजल के पार्ट है। उसकी एक एक स्टेजेस है, बी, सी, डी एंड ई। देन व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की यहाँ पे हमें परिभाषा को पहचानना है कि कौन सी परिभाषा होगी। तो देखिए इसकी परिभाषा डायरेक्ट हम परिभाषा ही देख लेते हैं। इट स्टडीज सब्जेक्ट अबाउट विच ईदर नो इंफॉर्मेशन और द लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यह उन विषयों का अध्ययन करता है जिनके बारे में या तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है या बहुत सीमित जानकारी उपलब्ध होती है, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, ठीक है, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए की जाती है कि इसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन पता चले। दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर आता है ट्रायंगुलेशन इज अ मेथड ऑफ रिसर्च अडॉप्टेड बाय। त्रिकोणीकरण किस प्रकार के शोध की एक विधि है? क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, अनुप्रयुक्त शोध या मौलिक शोध। तो देखिए ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट हो जाता है। और ट्रायंगुलेशन में क्या किया जाता है, आपको कोई एक फाइंडिंग मिली है, अब आप एक दूसरे तरीके से, दूसरे व्यू पॉइंट से भी इस चीज को सोचने की कोशिश करोगे और देखोगे कि आपका निष्कर्ष वही रहता है जो पहले था या फिर बदलता है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है कि गुणात्मक शोध है जिसके अंदर एक चीज को अलग अलग नजरिए से सोचा जाता है और उसके बारे में पता किया जाता है। दिस इज ट्रायंगुलेशन, त्रिकोणीकरण। व्हाट इज द क्वेश्चन आयर? प्रश्नावली क्या है इनमें से? इट इज डेटा एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट। यहाँ आंकड़ों का विश्लेषण का उपकरण है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसमें कोई विश्लेषण नहीं किया जाता क्वेश्चनायर में। ये तो प्रश्नावली है, जाके आप प्रश्न पूछोगे और जो भी स्टूडेंट्स हैं या जिनसे भी आप पूछ रहे हो उनके आंसर्स आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये तो क्या है, बस डेटा कलेक्ट करने के काम में आता है। इट इज अ डेटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यह आंकड़ों के संग्रहण का उपकरण।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क ऑफ प्लेजरिज्म फॉर द रिसर्चर हु प्लेजराइजेस। शोधकर्ता द्वारा की गई साहित्यिक चोरी के जोखिम निम्नलिखित में से कौन से हैं। यानी कि अगर कोई साहित्यिक चोरी करता है तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब ऑप्शन देखिए, लूजिंग ऑफ द इंस्पिरेशन, प्रेरणा की हानि, लूजिंग ऑफ द ऑब्टेन्ड टाइटल, कि मान लीजिए किसी ने पीएचडी खत्म करी है अपनी, लेकिन पता चलता है कि उसमें तो बहुत ज्यादा प्लेजरिज्म है, तो वो टाइटल उससे वापस लिया जा सकता है। तो लूजिंग ऑफ ऑब्टेन्ड टाइटल, प्राप्त उपाधियों की हानि, ये बिल्कुल सही है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशंस, यानी कि जो समाधान हमें मिले हैं उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। फिर डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक इमेज, हाँ ये जरूर हो सकती है, सार्वजनिक छवि का नष्ट होना। सो इट विल बी बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड सी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इट विल बी बी एंड डी। देन व्हाट इज प्योर रिसर्च, शुद्ध अनुसंधान क्या है। अगेन ये डेफिनेशन पे दिया हुआ क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रिसर्च एंड इज कंसर्न विद क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड नोइंग मोर अबाउट द फिनोमिना विदाउट कंसर्न फॉर इट्स प्रैक्टिकल यूज। इसे मौलिक या बेसिक अनुसंधान भी कहा जाता है और यह व्यावहारिक उपयोग की चिंता किए बिना ज्ञान की खोज तथा किसी घटना के बारे में अधिक जानकारी जानने से संबंधित होता है। तो दिस इज प्योर रिसर्च, ठीक है। इसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोल देते हैं, बेसिक रिसर्च भी बोल देते हैं। तो इसमें बस किसी चीज के बारे में नॉलेज लेने पे फोकस किया जाता है, ये नहीं सोचा जाता कि जो नॉलेज मिलेगी वो वो किसी प्रैक्टिकल चीज के लिए यूजफुल होगी या नहीं होगी, वो हमें उस चीज के बारे में नहीं सोचा जाता। पहले सिर्फ नॉलेज गेन करने के बारे में सोचा जाता है। दिस इज प्योर रिसर्च, और हमेशा ना प्योर रिसर्च ही सबसे पहले होती है। मतलब आप किसी नॉलेज को गेन करने के बारे में सोचते हो, और अगर वो उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा तो उसको करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जरूरी क्या है कि आप किसी चीज के बारे में नॉलेज तो गेन करो, प्रैक्टिकल यूज तो बाद में सोचा जा सकता है उसका। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, तब साथ में लैपटॉप कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं किया गया, वो तो धीरे धीरे होते गए। आज के टाइम में तो गाड़ियां भी ईवी, मतलब जो ईवी है कि आप बिजली से चार्ज करके चला सकते हो। दिस इज, तो जैसे एक प्योर रिसर्च होगी, उसके बाद में आगे और उसके क्या प्रैक्टिकल यूजेस हो सकते हैं उनके बारे में तो बाद में सोचा जाता है। पहले कोशिश की जाती है कि इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन की जाए। दिस इज प्योर रिसर्च, शुद्ध अनुसंधान। देन रिसर्च मिसकंडक्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, अनुसंधान कदाचार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। तो पहला डेटा फैब्रिकेशन, बिल्कुल। डेटा फैब्रिकेशन का मतलब है कि अपने हिसाब से ही डेटा को भर देना, क्वेश्चन को भर देना। जैसे मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन दिए आपके फैकल्टी ने और बोला गया कि भाई इस सर्वे करके आओ, ये 20 क्वेश्चन जो है फिल करके आओ। अब आप मान लो आप सोचो कि भाई मैं इसको कहाँ जाके अलग अलग लोगों से पूछूंगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा, आप तो घर में बैठ के ही भर रहे हो उसको। दिस इज डेटा फैब्रिकेशन, कि आप आंकड़ों की गणना अपने हिसाब से कर रहे हो, आंकड़ों को गढ़ रहे हो, ठीक है, अपने हिसाब से डेटा को बना रहे हो। दिस इज डेटा फैब्रिकेशन। दूसरा प्लेजरिज्म, ये भी एक रिसर्च मिसकंडक्ट है, साहित्यिक चोरी, इसके बारे में हमने पढ़ा भी। फिर तीसरा डेटा फॉल्सिफिकेशन, आंकड़ों में हेरा फेरी करना। मतलब आप मान लो कोई रिजल्ट चाहते हो कि भाई ये रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा डेटा को फॉल्सिफिकेशन कर दोगे, थोड़ा सा डेटा को मॉडिफाई कर दोगे इस तरीके से कि आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो ये भी एक रिसर्च मिसकंडक्ट है। देन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो ये तो किसी भी तरह का मिसकंडक्ट नहीं है। देखो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो हो ही सकता है, मतभेद हो सकता है, आप किसी और चीज में बिलीव करते हो, सामने वाला किसी और चीज में बिलीव कर सकता है। और लास्ट डेटा वैलिडेशन, यानी ये तो आंकड़ों का सत्यापन है, इसमें तो कोई मिसकंडक्ट है नहीं। सो ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। देन कम्स which of the following is incorrect under the postmodernism paradigm। पोस्ट मॉडर्निज्म प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए कौन सा गलत है। पहला है इट फोकसेस ऑन सीकिंग सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग थ्रू टेक्सचुअल रिकंस्ट्रक्शन, ये सही बात है। दूसरा
मतलब हिंदी में भी देख लेते हैं, यह पाठ्य पुनर्निर्माण के माध्यम से विषय की समझ प्राप्त करने पर बल देता है। बिल्कुल ठीक। दूसरा, इट एक्सेप्ट्स ऑल द ग्रैंड नैरेटिव्स एज द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। यह सभी महावृत्तांतों को शोध का आधार स्वीकार करता है। ये वाली चीज गलत है। देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म एक्चुअल में इसी चीज को, जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं उन्हीं को अपोज करता है। वो ये मानता है कि कोई निश्चितता नहीं है, ठीक है, और रियलिटी यूनिवर्सल नहीं होती है, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदल सकती है। दिस इज पोस्ट मॉडर्निज्म पैराडाइम। इसमें हम इसी तरह की बात करते हैं, और ग्रैंड नैरेटिव्स को हम बल्कि इनका खंडन करते हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं करते, इनको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉडलिंग अप्रोच ऑफ रिसर्च डिजाइन? अनुसंधान अभिकल्प का मॉडलिंग दृष्टिकोण क्या है? इनमें से मॉडलिंग दृष्टिकोण क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, the research problem is represented by a mathematical model. Solutions and conclusions are derived from that model. मतलब कि इसमें शोध समस्या को एक गणितीय मॉडल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, समाधान और निष्कर्ष उसी मॉडल से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा है, देयर इज नो रिसर्च प्रॉब्लम इन दिस अप्रोच, सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स। यानी इस दृष्टिकोण में कोई शोध समस्या नहीं होती है, समाधान और निष्कर्ष उद्देश्यों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऐसा तो देखो हो नहीं सकता कि सॉल्यूशन को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से ही डिराइव कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द रिसर्च प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड इन द सब्जेक्टिव मैनर, सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चंस। तो ये भी नहीं हो सकता। देखो, इसमें शोध समस्या को व्यक्तिपरक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, समाधान और निष्कर्ष शोध प्रश्नों से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द रिसर्च प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑब्जेक्टिव मैनर, सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें शोध समस्या को वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, समाधान और निष्कर्ष शोध कार्यविधि से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। मॉडलिंग अप्रोच ऑफ रिसर्च डिजाइन में क्या होगा कि एक मैथमेटिकल मॉडल को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, और सॉल्यूशंस और कंक्लूजन्स जो है इस मैथमेटिकल मॉडल के अकॉर्डिंग ही डिराइव करे जाते हैं। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, which of the following factors affect the internal validity of an experimental research? प्रायोगिक अनुसंधान की आंतरिक वैधता यानी जो इंटरनल वैलिडिटी है उसको प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? देखो, प्लेसिबो इफेक्ट, इंस्ट्रूमेंट डिके, कंटेम्पररी इवेंट्स, हॉथरॉन इफेक्ट या बायस इन सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स इन सैंपल। तो इनमें से कौन कौन से जो इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करें? तो इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करने वाले हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट डिके, कि जो हमारा उपकरण है उसमें वो उसका क्षय हो गया है, वो डिके हो गया है। कंटेम्पररी इवेंट, समकालीन घटनाएं जो कुछ चीजें बदल सकती है। और लास्ट है बायस इन सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स इन सैंपल, यानी जिन लोगों को आपने जिस नमूने का आपने चयन किया है उसमें आपने कोई पक्षपात किया है, तो इससे इंटरनल वैलिडिटी जो है रिसर्च की वो अफेक्ट हो सकती है। अच्छा, साथ में ये जो प्लेसिबो इफेक्ट और हॉथरॉन इफेक्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो, प्लेसिबो इफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, क्या होती है ये चीज? देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम मान लो कोई दवाई ले रहे हैं और उस दवाई की वजह से हमें लगता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं ठीक हो रहा हूँ, कुछ इस तरीके का फील होता है। बट असल में पता चलता है कि वो दवाई नहीं है, वो एक फेक पिल है, कुछ नहीं, बस चीनी की गोली है, ऐसा होता है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है, आपका जो दिमाग का कनेक्शन है आपकी बॉडी के साथ, उसकी वजह से आपको लगने लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, बट असल में वो दवाई नहीं, आपका मन आपको ठीक कर रहा है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, जिसकी वजह से आपको लगने लगता है। दूसरा, नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ये प्लेसिबो इफेक्ट का अपोजिट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी हमें समझना चाहिए। देखो, प्लेसिबो इफेक्ट में हम किसी चीज के बारे में पॉजिटिव विचार रखते हैं और उससे हमारी बॉडी पे कुछ इफेक्ट होने लगता है। नोसिबो इफेक्ट इसका जस्ट ऑपोजिट है, कि आप किसी चीज के बारे में
नेगेटिव विचार रखते हैं और उसकी वजह से आपको अगर नुकसान होने लगता है, दैट इज नोसिबो इफेक्ट। फिर है हॉथरॉन इफेक्ट। हॉथरॉन इफेक्ट क्या, ये भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। इसमें क्या होता है कि अगर पार्टिसिपेंट्स को बता दिया जाए कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करेंगे। दिस इज हॉथरॉन इफेक्ट। ठीक है, ये भी रिसर्च को अफेक्ट करता है, लेकिन हाँ इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमने इसे सही आंसर में कंसिडर नहीं किया था। ये एक्सपेरिमेंट को, उसके रिजल्ट को लेकिन अफेक्ट कर सकता है। ये इसका दिस इज हॉथरॉन इफेक्ट। देन कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल्स वैसे काफी इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको एक एक दो दो बार आपको करने की जरूरत है। एक दो बार आप कर लोगे मेरे साथ यहीं पे तो फिर आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं घटेंगे और ये बहुत इजीली हो जाएंगे। अभी आप समझ जाओगे 15 मिनट के अंदर जो भी रिसर्च एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे मीडियन, मीन, मोड और वैल्यू ऑफ एक्स इवेल्युएट करना है। इफ मीन ऑफ एक्स इज 11, कुछ टर्म्स दे रखी हैं और उसका मीन 11 है, तो क्या क्या होगी देखो। अब यहाँ पे ना सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान क्या रखनी है कि मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों में सबसे जो इजी चीज होती है वो होती है मीडियन। यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो आप मतलब काफी इजीली निकाल सकते हो, तो वो मीडियन है, मोड है, ये चीजें थोड़ी आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, मीन को कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे इजी वैसे मोड हो जाता है, बहुलक वो तो देख के समझ में आ जाता है। तो देखिए जैसे अब यहाँ पे मोड निकालना है हमें सी के अंदर, तो मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो देखो 2 3 7 1 3 2 3, तो 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 1 2 3, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट हो जाएगा, सी को फर्स्ट से कनेक्ट कर दो। ठीक है, सी को फर्स्ट से कनेक्ट कर दो तो उसमें ये वाला ऑप्शन चला जाता है। बाकी तीन में सी को फर्स्ट से कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर हम मीडियन निकाल लेते हैं क्योंकि मीडियन को निकालना भी काफी आसान है। मीडियन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो अलग अलग नंबर्स दिए हुए इसको एक हम ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर सकते हैं, आरोही अवरोही किसी भी क्रम में। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देता हूँ, छोटे से बड़े में। 3 4 4 5 6 7 7 7 7 3 बार है यहाँ पे, 7 7 7 और लास्ट में 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये जो टोटल 9 नंबर्स हैं तो मीडियन कौन सा हो जाएगा, बीच वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर कौन सा है, 6 इज द फिफ्थ नंबर। तो यहाँ पे ए का क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो ए का सेकंड किस में है, ए का सेकंड इन दोनों में, ए का सेकंड इन दोनों में ही ए का सेकंड है। ए का सेकंड नहीं, सॉरी, ए का आंसर 6, यानी ए का आंसर थर्ड होना चाहिए। ए का आंसर थर्ड होना चाहिए। तो अब इन तीनों में ए का आंसर थर्ड, सिर्फ इसी में ये भी रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों भी रिजेक्ट हो जाएंगे, तो मीडियन 6 होना चाहिए। तो यहां से देखिए अब हमें ना तो मीन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, और ये जो डी वाला और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये डी वाला, तो इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बड़े ही सिंपल, बस आपको ट्रिक क्लिक होनी चाहिए कि आप किस तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पे आपको, अब ये क्वेश्चन पूछा गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी द्विपद वितरण से सवाल पूछा गया है। आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स दे रखे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखी है, एन और पी की वैल्यू दे रखी है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने कितनी बार किया है, और जो प्रायिकता है उसकी जो सफल होने की प्रायिकता क्या है वो भी दी हुई है। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ सिंपल सी चीज जो हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो बाइनोमियल थ्योरम में मीन कितना होता है, मीन होता है एनपी। ठीक है, यहाँ पे मीन का पूछा हुआ है, मीन होता है एनपी। दूसरा पूछा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, जो वेरिएंस का रूट होता है,
ठीक है, मानक विचलन किस तरीके से निकलता है, विचरण का स्क्वायर रूट लेके निकलता है। तो वेरिएंस जो है उस वो लिख लेते हैं, विचरण, विचरण क्या होगा, वो होता है एन पी क्यू। अब क्यू क्या चीज है, क्यू है फेल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कैसे निकलते हैं, 1 माइनस पी करके क्यू की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमें क्या करना है, बस इसका रूट कर देना है, रूट ऑफ एन पी क्यू। ठीक है, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसमें हमें वेरिएंस पे जाना ही नहीं है, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ही नहीं, हम सिर्फ मीन को कैलकुलेट करेंगे तो भी आ जाएगा। कैसे, देखते हैं। देखो, आपको क्या करना है, मीन के लिए एन और पी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एन और पी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 0.4, तो इट विल बी 2। तो इसकी मीन वैल्यू से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ए का क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो ए का सेकंड कहां पर है, ए का सेकंड फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में है, तो सेकंड और थर्ड को कैंसिल कर दो। ठीक है, बचे ये दो, फर्स्ट और फोर्थ बचे हैं। फिर बी को और निकाल के देख लो, 6 इंटू 0.6, ये हो जाएगा हमारा 3.6, यानी बी का फोर्थ होना चाहिए। तो बी का फोर्थ, बी का फोर्थ इसमें नहीं है, ये भी एलिमिनेट, ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमने सिर्फ मीन को सॉल्व किया, और वो भी सबको सॉल्व नहीं किया, सिर्फ दो को सॉल्व किया है, और हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत ही नहीं, आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें पॉपुलेशन मीन यानी समष्टि माध्य दे रखा है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन समष्टि मानक विचलन दे रखा है। ठीक है, और हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, और ये जो एक्सप्रेशन है समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, ये भी गिवन है। तो यहां से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब देखो, ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। इसके लिए देखो, पहले ये फॉर्मूला समझो, सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब ये जो टर्म लिखी है ना मैंने, ये यही टर्म है, बस इसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखा है। ये भी है समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, और समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये सेम ही चीज है। ठीक है, कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। माइनस पॉपुलेशन मीन का स्क्वायर, दिस इज म्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ जाता है, सिग्मा का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे ये जो रूट है ना, ये बड़ा डिस्टर्ब करता है कि बार बार हम रूट करें। तो बेटर क्या है कि हम पहले वेरिएंस निकालें। तो समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू स्क्वायर, ये जो साइन है इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि रूट हटा दिया हमने, तो वेरिएंस है। अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेट करते हैं सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। सो दिस टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, 90 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 9, कितना आया 81, यानी कि सिग्मा ए कितना हो जाएगा, 81 का रूट ले लो 9। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रूट लेते हैं हम यहाँ पे 9, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड, सिंपल, और किसी ऑप्शन में ए का थर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो बड़ी इजीली यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। देन अब देखो, ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, अगेन वही फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल टू 61 माइनस म्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, देन नेक्स्ट 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस करेंगे इट विल बी 36। ठीक है, और सिग्मा ए कितना हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो 6, तो ए का यहाँ पे हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ यानी ये हो गया ऑप्शन डी, ए का फोर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी माध्य और मानक विचलन दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचरण गुणांक निकालना है हमें। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको हम सीवी से डिनोट करते हैं, विचरण गुणांक इसको हम सीवी से डिनोट करते हैं। और इसको हम काम में कब लेते हैं, देखो अगर हमें दो अलग अलग वेरिएंस को कंपेयर करना हो कि ये इनमें से कोई दो डेटा सेट हमारे पास है, ठीक है, दोनों का वेरिएंस हमने निकाल लिया, लेकिन इस वेरिएंस को हम कंपेयर करके ये नहीं बता सकते कि भाई दोनों डेटा सेट्स में वेरिएंस किस में ज्यादा है। कंपेयर करने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना जरूरी है, दिस इज सीवी, ठीक है, मानक विचरण गुणांक हम निकालते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि किसमें ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि ये रिलेटिव उस पे हम मतलब कंपेयर करने के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। वेरिएंस तो बताता है कि डेटा सेट के अंदर कितना डिस्पर्जन है, कितना वेरिएंस है, ठीक है। अगर हमें दो अलग अलग डेटा सेट्स को कंपेयर करना है तो सीवी निकालना होता है। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एम। अब ये एम क्या है, एम यहाँ पे है सिग्मा अपॉन एक्स बार, ये फॉर्मूला होता है वैसे, एम नहीं, सिग्मा अपॉन एक्स बार। अब एक्स बार से जनरली हम मीन को डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आप देखोगे कि सिग्मा की जगह एस काम में लिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से डिनोट कर रखा है और मीन को एम से डिनोट कर रखा है। अब ध्यान रखना, जनरली एम को हम यूज करते हैं मीडियन के लिए, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सीवी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे रखना है, सीवी इक्वल टू एस अपॉन एम। तो एस अपॉन एम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करिए, सीवी ए एस अपॉन एम, तो ए ऑप्शन में एस अपॉन एम कर दीजिए 14/60, देन सीवी बी अगेन एस अपॉन एम कर दीजिए 16/70, देन सीवी सी ये हो जाएगा 5/80, 5/80, देन लास्ट में सीवी डी ये हो जाएगा 4/90, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में अरेंज करना है। अब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज देखो, कौन सा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है, गिवन दैट न्यूमरेटर बराबर हो। और अगर मान लो डिनोमिनेटर बराबर हो तो न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पे ये जो चारों नंबर दे रखे हैं, इसमें ये नंबर देखो, सीवीडी देखो, ये वो नंबर है जिसमें न्यूमरेटर सबसे छोटा है, न्यूमरेटर सबसे छोटा है, और दूसरी चीज यही वो नंबर है जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो यानी कि सीवीडी ही सबसे छोटा है, तो डी सबसे छोटा होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन हटा दो, डी सबसे छोटा है। उसके बाद देखो, अब इन तीनों में डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, सी का, और न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है, सी का, तो यानी कि ये नंबर इन तीनों में सबसे छोटा है, तो डी के बाद क्या आना चाहिए, डी के बाद सी आना चाहिए, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, आंसर इज 4th, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा सेट्स एक्स एंड वाई, कोरिलेशन कोफिशिएंट x and y are and standard deviation of x and y, that is sx and sy are given in a to d below. Estimate the covariance between x and y for each data set and arrange in ascending order. इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। विभिन्न डेटा सेट x और y के लिए x और y के बीच सहसंबंध गुणांक r तथा x और y का मानक विचलन अर्थात sx और sy नीचे a से d में दिए गए हैं। प्रत्येक डेटा सेट के लिए x और y के बीच सह
प्रसरण यानी कोवेरियंस का अनुमान लगाइए और आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, हमें तीन चीजें दी हुई है यहाँ पे। एक तो दिया गया है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है जिसको आर से डिनोट किया गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं एक्स और वाई के, ठीक है, मानक विचलन भी दिए हुए हैं। और इसके आधार पर हमें क्या निकालना है, कोवेरियंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, कोवेरियंस, सह प्रसरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला समझिए। देखो कोवेरियंस का वैसे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। जनरली जो हम फॉर्मूला देखते हैं वो यही देखते हैं, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ठीक है। जनरली यही फॉर्मूला हम देखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला काम आएगा वो आएगा आर एक्स वाई का, आर एक्स वाई जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, ठीक है, वो काम में आएगा यहाँ पे। सो ये हो जाता है हमारा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हमें कोवेरियंस निकालना है। अब जो कोवेरियंस है वो किससे आएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई वो इस फॉर्मूले से आएगा। देखो आर एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो आर एक्स वाई को यहाँ पे आर से डिनोट किया हुआ है, सिग्मा एक्स को एस एक्स से डिनोट किया हुआ है, और सिग्मा वाई को एस वाई से डिनोट किया गया है क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे काम में लेना है। बेसिकली कोवेरियंस निकालने के लिए इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होगा। कुल मिला के ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कोवेरियंस निकालना तो बड़ा आसान है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है। 0.5 इंटू 10 5 हो जाएगा, 5 इंटू 8 इज 40, देन 4/7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, देन 4 इंटू 9 आएगा 36, देन 0.7 इंटू 12 इंटू 5, 12 पंजे 60, और 6 को फिर 7 से गुणा कर देंगे तो 42 आ गया, देन 19 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 14 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 38, ठीक है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब बस इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सो इट विल बी, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है यहाँ पे बी, बी उसके बाद डी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 36 के बाद 38 है, तो बी के बाद फिर डी आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देन आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, मीन m and coefficient of variation CV expressed as percentage of different data sets are given in A to D below. Compute the standard deviation of each data set and arrange in ascending order. इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। विभिन्न डेटा सेट का माध्य m और परिवर्तन गुणांक CV प्रतिशत के रूप में नीचे A से D में दिया गया है। प्रत्येक डेटा सेट का मानक विचलन निकालिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस में दिया गया है, प्रतिशत में दिया गया है, ठीक है। प्रतिशत में देने का मतलब सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 किया गया है, तभी प्रतिशत में आएगा, है ना। तो इस तरीके से दिया गया है। और इस क्वेश्चन में मीन यानी कि जो माध्य है उसको एक्स बार ना देके क्या बताया गया है, उसको बताया गया है m, उसको m बताया गया है, ठीक है। तो m लिख देते हैं इंटू 100। हमें निकालना क्या है, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, CV इंटू m अपॉन 100, CV इंटू m अपॉन 100, इस तरीके से फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और निकाल लेंगे। अब देखो सिग्मा ए कितना होगा,
CV इंटू एम करो और अपॉन 100 करो, तो CV है 70/3 इंटू एम यानी इंटू 60 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 14। देन सिग्मा बी निकाल लेते हैं, सिग्मा बी निकालेंगे 80 इंटू 6.25, 80 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 100। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, so दिस विल बी 5। देन सिग्मा सी निकाल लेते हैं 70 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 16 और सिग्मा डी 90 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100। ठीक है, 9 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव अस 4। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई हैं, बस इसको अरेंज कर दो। सबसे छोटी वैल्यू डी है, देन बी, देन ए और सी, डी बी ए सी, ये हो जाएगा डी बी ए सी। राइट, तो काफी अच्छा सेशन रहा हमारा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन। और जो भी रिसेंट रिसर्च एप्टीट्यूड से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो हमने कवर किए। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो इतना अच्छा सेशन रहा है, इसको लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए सेशन में। थैंक यू वेरी मच।